नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और ये उस दौर की बात है जब काका को फिल्म इंडस्ट्री में आए तकरीबन 3 दशक से अधिक का समय हो गया था। नया युग राजेश खन्ना के लिए कोई खास खुशी लेकर नहीं आया। नया युग यानी कि साल 2000 और नए हालात में वो संगत नहीं रह गए थे और ये मानने लगे थे कि ज़माना अब आगे बढ़ गया है। उन्हें मामूली होने के एहसास की आदत हो गई जो पिछले कुछ सालों ने उन्हें दिया था। लेकिन जिसने कम से कम वक्त में लोकप्रियता का शिखर देखा हो, उसके लिए गुमनाम होने का तस्वुर ही डरावना होता है। और अपने करियर के उतार चढ़ाव के दरमियान भी राजेश खन्ना को हमेशा ये भरोसा रहा कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 80 के दशक में जब उन्होंने अपनी पहली हिट दी थी, जो एक नया राजेश खन्ना दौर लाने वाली थी, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सितंबर आए और मैं फिर वापस आऊंगा। उनका आशावाद ऐसा ही था। उन्हें हमेशा ये यकीन रहा कि उनका जादू किस्मत को भी जीत लेगा। लेकिन फिल्म आ अब लौट चलें की असफलता ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म सही मायने में राजेश खन्ना की वापसी थी, लेकिन उनके नापसंद व्यक्ति अमिताभ बच्चन के विपरीत राजनीति के बाद राजेश खन्ना की अभिनय में वापसी उनके चाहने वालों को उतना उत्साहित नहीं कर सकी, क्योंकि वक्त बदल गया था। बहुत सारे नए सितारे आ गए थे। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, ये सब लोग छाए हुए थे। मोहब्बतें के साथ साथ टीवी पर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर के भारतीय रूपांतरण यानी कि कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन को दोबारा जीवन दिया। राजेश खन्ना का मशहूर प्रतिद्वंदी अपने करियर के सबसे मसरूफियत भरे दौर का आनंद उठा रहा था, जबकि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार लगातार आम लोगों के जहन से फिसल रहा था, गायब हो रहा था। राजेश खन्ना के आसपास वाले लोगों में भी बदलाव आ रहे थे और लगभग 15 सालों तक मुख्य भूमिकाएं निभाने के बाद डिंपल रास्ता बदलकर पूरी तरह से चरित्र अभिनेत्री बन गई, कैरेक्टर आर्टिस्ट। साल 2001 की दिल चाहता है और साल 2002 की लीला जैसी फिल्मों के साथ, और साथ ही राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल ने अक्षय कुमार, जो खुद एक सितारा थे, उनके साथ शादी करके फिल्मों से संन्यास इसी दौर में ले लिया। इसी समय साल 2002 में उनका पहला बेटा हुआ आरव और पहली बार नाना बनने की राजेश खन्ना को खुशी महसूस हुई। जिस दिन उनका पहला नाती पैदा हुआ, उस दिन जॉनी बख्शी को राजेश खन्ना की आवाज में खुशी का वो पुट याद है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया। 1 दशक से कुछ ऊपर पहले जब बख्शी नाना बने थे, तब वो खुदाई में राजेश खन्ना का निर्देशन कर रहे थे। उन्हें खुशी से मुस्कुराते देख राजेश खन्ना पूछे बिना नहीं रह सके, आज छलांग मार रहे हो की होया? जब बख्शी ने खुशखबरी सुनाई तो राजेश खन्ना से जवाब में मुख्तसर सा महज यही मिला, तो बख्शी ने राजेश खन्ना से कहा कि इस जज्बे को वो तभी समझेंगे जिस दिन वो खुद नाना बनेंगे। राजेश खन्ना ने नाना बनने के बाद जिन लोगों को सबसे पहले फोन किया, बख्शी उनमें से एक थे और उन्हें यह सुख ईश्वरीय लगा और उन्होंने बख्शी से कहा, मैं छत पर जाकर चिल्लाना चाहता हूं, मैं नाना बन गया, मैं नाना बन गया। नई शताब्दी में आने वाली राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी प्यार जिंदगी है, साल 2001 की, जो लोगों की दिलचस्पी जगह नहीं पाई, लोग भूल गए। और ऐसे वक्त में जब फिल्में सिर्फ सितारों के नाम पर बिकती थीं, उस वक्त मोहनीश बहल, विकास कालांतरी और अश्मा भल्ला के नाम प्यार जिंदगी है की किस्मत नहीं बदल सकते थे। उनकी अगली फिल्म क्या दिल ने कहा, साल 2002 में तुषार कपूर और ईशा देओल थे और उनके 2 करीबी सह अभिनेताओं जितेंद्र और हेमा मालिनी के बच्चे। और हालांकि फिल्म की कहानी में दम था, फिर भी उसको टीवी धारावाहिकों की तरह बनाए जाने की वजह से वो दर्शकों को पसंद नहीं आई। इन लगातार नाकामयाबियों ने राजेश खन्ना को धर्मेंद्र
विनोद खन्ना, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अपने साथियों के साथ खड़े पाया, जो अलग हटा दिए गए थे। ये अदाकार अमिताभ बच्चन जैसा बदलाव नहीं ला पाए थे और उनके लिए नई सदी की शुरुआत उनके अंत का ऐलान थी। जो भूमिकाएं उन्हें मिल रही थी वो उन फिल्मों में थीं जो ज़्यादा से ज़्यादा दोयम दर्जे की मानी जा सकती हैं। राजेश खन्ना के लिए हालात कुछ और भी मुश्किल थे, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में भी वो अपने को उतार पर पा रहे थे और वो जॉनी बख्शी और शक्ति सामंता जैसे अपने करीबी दोस्तों को फ़ोन करके दिल का हाल सुनाया करते। आशीर्वाद के सन्नाटों में उनकी जिंदगी का खालीपन लगातार गूंजता रहा, जो अब हलचल भरे महानगर में सिर्फ एक पता बनकर रह गया था। उनके बंगले से बाहर मिलने वालों के लिए वो अभी भी सुपरस्टार राजेश खन्ना थे और लोगों से बात करते वक्त वो कभी ये दिखावा करना नहीं भूलते कि उन लोगों ने उन्हें कभी कभार मिली छुट्टी वाले दिन अचानक पकड़ लिया था। वो अक्सर अपने डर आनंद बख्शी से कहते और दुख जताते कि कोई भी उनकी इतनी कमी भी महसूस नहीं करता था कि कभी कभार उन्हें फ़ोन तक कर ले। आशिम बात के दिनों में याद करते हुए बताते हैं कि कैसे राजेश खन्ना आदतन उनके पिता को फ़ोन करते थे और उदासी से अपनी शान के पुराने दिनों को याद करते। राजेश खन्ना हमेशा एक जाम के लिए शक्ति सामंता के घर आने का मंसूबा बनाते, लेकिन आते नहीं। कुछ दिन बाद वो फिर फ़ोन करते और बीते दिनों की बात करते रहते, जैसे इस बीच कुछ हुआ ही ना हो। इससे शक्ति सामंता इतने चिढ़ गए कि उन्होंने ये बात पत्रकारों से कह दी और जब पत्रकारों ने उनसे लगातार राजेश खन्ना के साथ उनकी दोस्ती के बारे में कुछ कहने की जिद की, तब खैर अपने पूरे करियर में राजेश खन्ना कुछ ही लोगों के साथ निजी संबंध बना पाए और किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की मृत्यु की तरह 2002 में आनंद बख्शी के गुजर जाने के से उनके अंदर भी कुछ टूट गया था। श्याम केशवाणी, जो 70 के दशक के शुरू में राजेश खन्ना और आनंद बख्शी दोनों के करीबी दोस्त थे, का 8वें दशक में राजेश खन्ना के साथ संपर्क नहीं रहा था, लेकिन उसे गीतकार के अंतिम संस्कार में राजेश खन्ना का एकदम से टूटे हुए दिखना याद है। उसे राजेश खन्ना अपने से आगे न देख पाने वाले शख्स के रूप में ही ज़्यादातर याद है, मगर बख्शी उन चंद लोगों में से थे, आनंद बख्शी, जिनकी राजेश खन्ना बेहद इज्जत करते थे। एक तरह की नाउम्मीदी राजेश खन्ना को खत्म करने लगी और वो कुछ ऐसा तलाशने लगे जो उन्हें कुछ उम्मीद दे सके। वो अब दिल्ली में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे और कांग्रेस को अपनी सेवाएं पेश की, लेकिन प्रचार करने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस के पक्के वफादार वो पार्टी के उन पहले सदस्यों में से थे जिन्होंने सरेआम सोनिया गांधी का साथ दिया था, तब जब पार्टी उन्हें स्वीकार करने से हिचक रही थी। राजीव गांधी के निधन के बाद का दौर है और उन्हें विदेशी होने का विरोध झेलना पड़ा था सोनिया गांधी को। तब राजेश खन्ना खुलकर समर्थन में खड़े थे। राजेश खन्ना का कहना था कि अगर भारतवासी एनी बेसेंट और मदर टेरेसा को अपना मान सकते हैं तो फिर सोनिया गांधी के कांग्रेस या भारत का भी नेतृत्व करने में कोई बुराई नहीं थी। कांग्रेस उनकी सेवाओं का फायदा उठाती रही, मगर प्रचार के अलावा और कामों के लिए ध्यान दूसरी ओर कर लेती। फिर भी राजनीति में शानदार वापसी की उम्मीद ने राजेश खन्ना को कभी नहीं छोड़ा। व्यावसायिक, निजी और राजनीतिक नाउम्मीदियों के साथ राजेश खन्ना आर्थिक तनाव में भी लड़खड़ा रहे थे। अब लौट चलें के बाद वाले सालों में रूमी जाफरी का उनके साथ संपर्क बढ़ गया और उन्हें याद है कि राजेश खन्ना का अपनी विदेशी कार का मामूली मारुति 800 के लिए सौदा करना और अपने खास 555 के सिगरेटों के बदले उनसे सस्ते गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट लेना। जाफरी राजेश खन्ना से अपनी इस हालत के लिए कुछ ना करने पर नाराज हुए। मैंने उनसे कहा, काका जी, मरा हाथी भी 1.25 लाख के बराबर होता है। इस बंगले को रखे रहने का क्या मतलब, अगर आप इतनी बुरी हालत में हैं तो। राजेश खन्ना अपना अधिकतर समय अपने दूसरे फ्लैट में बिताते थे और जाफरी का मानना था कि आशीर्वाद को बेचकर वो अपनी दिक्कतों से उबर सकते थे।
लेखक के मुताबिक राजेश खन्ना ने गाड़ी चलाते चलाते धीरज से उनको सुना और फिर बिना कुछ कहे जहां छोड़ना था वहां छोड़ दिया। और अगली सुबह उन्होंने जाफरी से कहा कि वो उन्हें अपने भविष्य की राह पर ले जाने के लिए आ रहे थे। राजेश खन्ना ने जाफरी को लिया और शक्ति सामंता से मिलने नटराज स्टूडियो ले गए। राजेश खन्ना ने लेखक को बताया कि वो राजेश खन्ना वापस आ गए थे और उन्होंने फैसला किया था कि जाफरी आराधना को नए सिरे से लिखेंगे और वो उनकी तथा शक्ति सामंता की अगली फिल्म होगी। जाफरी सिर्फ अविश्वास से अपना सिर हिला सके। बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है जब राजेश खन्ना खुद को फिर से पेश करने के बारे में सोच रहे थे, अपनी ही सबसे पसंद की जाने वाली एक फिल्म को दोबारा बनाकर, तब फिल्म उद्योग उन्हें एक दूसरे ही स्तर पर ले जाने की सोच रहा था। 21वीं सदी की शुरुआत में ही राजेश खन्ना अपने हिस्से में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाले थे, जो ये याद दिलाने वाली एक और बात थी कि उनका वक्त बीत चुका है। राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 2005 में मिला। शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, रेखा, मुमताज, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और फिरोज खान को यह सम्मान दिए जाने के बहुत बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स की ये श्रेणी 1991 में अजीब ढंग से शुरू हुई और जब अमिताभ बच्चन सबसे पहले और सबसे हैरत अंगेज इसके उम्मीदवार बने थे। और उसी साल 1991 में राजेश खन्ना को एक विशेष पुरस्कार दिया गया उद्योग में 25 साल पूरे करने के लिए, इसके अलावा अधिकतम फिल्मों में मुख्य भूमिका करने के लिए। और ये सम्मान दिए जाने की विडंबना भी उन पर ही खोई। वो कार्यक्रम में कुछ देर से पहुंचे और एक पत्रकार से उन्हें जानकारी मिली कि सामने वाले आरक्षित कुर्सियां खत्म हो गई थीं। और पत्रकार मीरा जोशी को याद है कि उनकी बेटी ट्विंकल चाहती थी कि वो तुरंत वहां से वापस चले जाएं। लेकिन राजेश खन्ना चुपचाप अपनी पत्नी और बेटी को दूसरी पंक्ति में ले गए। वो तब भी खुश नहीं थे और 14 साल बाद भी नहीं, जब उन्हें खोज निकालने वाली संस्था ने उन्हें सम्मानित करने से पहले सुलोचना और निरूपा राय तक को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान देने लायक नहीं समझा। और जो वैर उद्योग में राजेश खन्ना के प्रति पल रहा था, वो अक्सर ऐसे समारोहों पर उभर आता था। और ऐसे ही मौके पर जब मुख्य अतिथि ने पुरस्कार दिया तो फिल्म उद्योग से एक आदमी भी उनके लिए तालियां बजाने के लिए नहीं उठा। पहली कतार में एक मशहूर अभिनेता बैठा था। राजेश खन्ना की एक भूतपूर्व सह अभिनेत्री उन दिनों उनके साथ काम कर रही थी और अगले दिन शूटिंग पर उसने उस अभिनेता से पूछा कि वो खड़े क्यों नहीं हुए थे, और अगर वो खड़े हुए होते तो बाकी लोग भी वही करते। तो अभिनेता ने उनसे ऐसी नजर से देखा जिसने सब कह दिया। अभिनय को अभी छोड़ा नहीं था, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री कर रही थी राजेश खन्ना के साथ, वो बहुत गलत था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।